नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। ये यूनिट नंबर 5 का चैप्टर रहेगा और इस चैप्टर में दोस्तों हम महत्वपूर्ण कंसेप्ट की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बात करेंगे। साथ ही साथ वर्ग 3 में जो एमपीटेट 2018-2020 में किस प्रकार से प्रश्न कहाँ पर पूछे गए, सारा कंक्लूजन ये तैयार किया गया है। तो सभी लोग तैयार रहिएगा इस महत्वपूर्ण कंक्लूजन को अटेंड करने के लिए। और बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं जिसका प्ले बटन पे, आई बटन पे, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव या अनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, दोनों चीज़ें एक हैं, आपको गलत नहीं समझना है। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहले अनुवांशिकता की परिभाषा और स्वरूप क्या होता है, यानी वंशानुक्रम की परिभाषा और स्वरूप। व्यक्ति को या व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों में से आनुवंशिकता एक प्रमुख घटक होती है और अंग्रेजी भाषा में इसे हेरिडिटी कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द जो आपका हेरिडिटीज है इससे हुई है। और आनुवंशिकता का अर्थ होता है व्यक्तियों या बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर संचारित होने वाले बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, व्यक्तित्व और संबंधी गुण से होता है। यानी आनुवंशिकता से हम यह जान पाते हैं कि शिक्षार्थी, बालक, बालिका किस प्रकार से अपनी वंशानुगत क्षमता के अनुसार विकसित होता है। और इस तथ्य के अनुसार प्रजातिगत विशेषताएं व लक्षण होती हैं। जैसे माता पिता के अनुरूप ही बच्चे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, शारीरिक कदकाठी जैसे शारीरिक ढांचा, मांसपेशियों का निर्माण, हाथ पैर आदि की लंबाई, ये माता पिता के अनुरूप बच्चों पाए जाते हैं। ये है वंशानुक्रम। चलिए ध्यानपूर्वक सभी को देखना। तो यही चीज़ें पूछी जाती हैं। ये जो आपकी लाइन दी गई ना, यहीं से प्रश्न आपके क्रिएट होते हैं। तो प्रत्येक ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी फिर बहनें, गृहिणी जिनका सपना है वर्ग 3 एग्जाम को फतेह करना, तो ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़िएगा क्योंकि यहीं से प्रश्न क्रिएट होते हैं। तो माता पिता के अनुरूप किस बच्चे पाए जाते हैं, किसके अकॉर्डिंग? विशेष भार ग्रहण करने की क्षमता जो होती है, जैसे लिंग हो गया, शारीरिक बनावट जैसे त्वचा, बालों का रंग, आँखों का रंग, नाक कान की बनावट, सिर की बनावट, ये सारी चीज़ें होती हैं। संवेदी क्षमता होती है, जैसे देखने, सुनने, स्पर्श करने, सूंघने की क्षमता या अधिक क्षमता, ये भी आपके माता पिता से मिलती है। इसी को आनुवंशिकता कहते हैं। और प्राकृतिक अनुक्रिया जैसे होती है, स्नायु तंत्र की प्रक्रिया, बौद्धिक क्षमता, शीघ्र एवं देरी से व्यवहार करने की क्षमता, ये भी आपके माता पिता से ही मिलती है। शारीरिक विकास की गति, कुछ लक्षणों की ओर जो पूर्ववृत्ति बच्चों के माता पिता की संपूर्ण विशेषताएं आनुवंशिक प्रक्रिया में जीन्स द्वारा ही नहीं प्राप्त होते, गर्भधान काल में ही जीन्स भिन्न भिन्न प्रकार के संयुक्त होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा। जिससे प्रत्यागमन नियम आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ वेरिटेशन। इसके अकॉर्डिंग प्रतिभा संपन्न माँ बाप की संतान मंदबुद्धि की हो सकती है। बालक मूल रूप से माता पिता की कुछ विशेषताएं प्राप्त करता है जो कि जीन्स के कारण ही संभव हो पाती है। अतः स्पष्ट है कि आनुवंशिकता के वाहक जीन्स होते हैं और मानव शरीर लाखों कोष्ठों अथवा कोशिकाओं से निर्मित होता है। ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान है। अब बात आती है आनुवंशिकता के प्रभाव की, और इसके बाद फिर बात करेंगे वर्ग 3 में पिछली बार किस टॉपिक से। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान देना है, और वर्ग 3 में किस प्रकार से कहाँ से प्रश्न पूछे गए वो भी हम आपको बात करने वाले हैं। तो देखिए आनुवंशिकता का प्रभाव, अब आपके वर्ग 3 एग्जाम में, एमपीटेट एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और कहाँ से बनते हैं। अब देखिए आनुवंशिकता का प्रभाव या वंशानुक्रम का प्रभाव, दोनों चीज़ें एक है। वंशानुक्रम, तो वंशानुक्रम के लक्षण अगर दिए गए हैं, वंशानुक्रम के जो लक्षण होते हैं वे क्या क्या होते हैं। एक प्रभावी लक्षण होता है। प्रभावी लक्षण को आप कैसे पहचानेंगे कि माता पिता के वे वंशानुगत लक्षण जो संतान में दिखाई देते हैं प्रभावी लक्षण होते हैं। जैसे मेंडल के प्रयोग में लंबा पौधा टी लक्षण प्रभावी लक्षण है और अगली पीढ़ी में दिखाई देता है, इसे कहते हैं प्रभावी लक्षण। अगला होता है अप्रभावी लक्षण, यानी माता पिता के संतान में आए वे वंशानुगत लक्षण जो छिपे रहते हैं अप्रभावी कहलाते हैं। और इस किस प्रकार से होते हैं? जीनोटाइप। जीनोटाइप एक जीनों का समूह होता है जो किसी व्यक्ति के विशिष्ट लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है और एक कोशिका में उपस्थित आनुवंशिक सूचना से होती है जो किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष के रूप में दिखाई नहीं देती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, जैसे आँखों के रंग के लिए उत्तरदायी जीन्स, बालों के रंग के लिए उत्तरदायी जीन्स हो गया, जीन हो गया, लंबाई के लिए उत्तरदायी जीन हो गया, आनुवंशिक बीमारियों के लिए उत्तरदायी जीन। ये किसके हैं? ये आपके वंशानुगत लक्षण हैं। और जीनोटाइप में बदलाव जो होता है किन तरीकों से होता है? जीन या गुणसूत्रों में परिवर्तन करके, जीनों का पुनः संयोजन करके, जीनों का आपका संकरण करके। अब इसके बाद जब हम बात करेंगे
वह आपकी इम्पोर्टेंट नोट। और इम्पोर्टेंस क्या चीज़ें रहेंगी, अब वर्ग 3 में कहाँ से प्रश्न आया हुआ है। तो वंशानुक्रम समझ लेते हैं और एमपी टेट में कहाँ कहाँ प्रश्न पूछे गए पूरा डिटेल के साथ जानिए, समझिए और इस बार वर्ग 3 एग्जाम को 101% दोस्तों फतेह कीजिए। तो यहाँ पे देखना है कि प्राय अनुभव किया गया कि बालक का रंग, रूप, आकृति, एक बौद्धिक स्तर आदि में माता पिता के समान ही होता है। यदि माता पिता गुणी और विद्वान होते, बालक भी विद्वान होता है। ये किससे होगा, वंशानुक्रम के अकॉर्डिंग। और इस तरह बालकों में केवल अपने माता पिता से ही नहीं, अन्य पूर्वजों से जो शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं, ये भी वंशानुक्रम से होता है। और वर्ग 3 में पिछली बार पूछा गया है कि हर व्यक्ति का अपना अलग तर्क और दृष्टिकोण होता है जो कि उसकी अनुवांशिकता माहौल पर निर्भर करता है। प्रश्न पूछा गया कि हर व्यक्ति का अपना अलग तर्क दृष्टिकोण होता है, किस पर निर्भर करता है, तो उसके अनुवांशिक माहौल पर निर्भर करता है। ये एमपी टेट 2020 का जो एग्ज़ाम 22 में हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न था। अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन्हीं प्रदत्त प्रत्येक गुणों को अनुवांशिकता तथा वंशानुक्रम कहते हैं। और रूथ बेगडिट के मतानुसार कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। और इसी बात को बी एन झा ने इस प्रकार व्यक्त किया है। बी एन झा के स्टेटमेंट अक्सर वर्ग 3 एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनका कहना है कि वंशानुक्रम जो होता है ये व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। अगला पॉइंट देखिए, अपने माइंड की मेमोरी। अब आपको यहाँ पे देखना है, ध्यानपूर्वक समझना है। अगली पॉइंट जो वर्ग 3 में पूछा गया प्रश्न था कि वंशानुक्रम में शारीरिक विकास महत्वपूर्ण पक्ष होता है और विकास में सबसे पहले शारीरिक विकास होता है। विकास में क्या होता है, सबसे पहले शारीरिक विकास होता है और वंशानुक्रम में शारीरिक विकास कौन सा पक्ष होता है, महत्वपूर्ण पक्ष होता है। ये चीज़ें जो पढ़ते हैं ना वही एग्जाम में फतेह करते हैं। पिछली बार आप लोगों ने गलती किया था, हमने केवल मॉक क्वेश्चन किए थे, लेकिन आपका ये कंसेप्ट पर क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो इस बार ये चीज़ कर रहे हैं ताकि 101% आपका एग्ज़ाम फतेह हो सके, आप लोगों को सिलेक्शन प्राप्त हो सके, आप लोगों को सिलेक्शन मिल सके, आप लोग सभी लोग अध्यापक अध्यापिका बन सकें। देखिए, शरीर की जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं इनका उपयोग करने की क्षमता को संकल मांसपेशी कौशल, एक शरीर की छोटी मांसपेशी का उपयोग करने की क्षमता का उपयोग कुशल मांसपेशी कौशल कहलाता है। और यही पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि शरीर की बड़ी मांसपेशियों को उपयोग करने की क्षमता को संकल मांसपेशी कौशल एवं शरीर की छोटी मांसपेशी का उपयोग करने की क्षमता को उपयोग कुशल मांसपेशी कौशल कहा जाता है। तो कुशल मांसपेशी कौशल, और यही प्रश्न पूछे गए थे जो आपसे बने नहीं थे, क्योंकि ये चीज़ें हमने पढ़ी नहीं थी। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगला पॉइंट क्या पूछा गया था, ये भी पूछा गया था। एंटीजन किसी जीवधारी शरीर में उपस्थित वे अणु होते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। एंटीजन से प्रश्न पूछा गया था। तो एंटीजन किसी जीवधारी शरीर में उपस्थित वे अणु होते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता जो है उत्पन्न करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक, उसी को एंटीजन बोला जाता है। आपके अंदर अगर एंटीबायोटिक अच्छा है तो सर्दी जुकाम बुखार कम होता है। जैसे ये आपके कमज़ोर होंगे, वीक पड़ेंगे, तो सर्दी जुकाम बुखार ये चीज़ें आ जाती हैं। तो कहते हैं ना, एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन लगाना, एंटीबायोटिक गोलियां आती हैं, वो यही चीज़ें होती। आपके रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक, वो आपके एंटीबायोटिक होता है। अगला पॉइंट है कि 2018 एमपी टेट में पूछा गया है कि वंशानुगतता का निर्धारण जीन्स के माध्यम से होता है। प्रश्न पूछा गया था कि वंशानुगतता का निर्धारण किसके अकॉर्डिंग होता है, किसके माध्यम होता है, तो सभी लोगों ने कमेंट किया था जीन्स के माध्यम से। उन सभी का आंसर सही आया था। अगला प्रश्न पूछा गया वुडवर्थ के अनुसार, और वुडवर्थ की परिभाषा स्टेटमेंट अक्सर एमपी टेट में पूछी जाती है। वंशानुक्रम उन सभी कारकों को सम्मिलित करता है जो व्यक्ति के जीवन प्रारंभ करने के समय से ही होते हैं। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है कि जेम्स डेवर का क्या कथन है। जेम्स डेवर का अक्सर पूछा जाता है कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। इसी पर पी जिसबर्ट के मतानुसार कि प्रकृति में प्रत्येक पीढ़ी का कार्य माता पिता द्वारा संतानों से कुछ जैविकी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का हस्तांतरण करना और इस प्रकार हस्तांतरित विशेषताओं की मिलीजुली गठरी को वंशानुक्रम कहते हैं। ये अलग अलग परिभाषाएं, अपनी अपनी चीज़ें होती और प्रत्येक मनोवैज्ञानिक, प्रत्येक साइंटिस्ट की विशेषता, परिभाषा, स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी होता है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है कि अनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संचरण होता है, ट्रांसमिशन होता है, गुणसूत्रों मिश्रित जीन्स नामक इकाई के माध्यम से होता है। किसके होता है, जीन्स नामक एक यूनिट होती है।
और अगला है कि अनुवांशिकता एक स्थिर सामाजिक संरचना है। प्रश्न आ गया कि अनुवांशिकता एक सामाजिक संरचना है या अनुवांशिकता एक संरचना है, कौन सी? स्थिर सामाजिक या सामाजिक संरचना है। कौन सी सामाजिक संरचना? एक स्थिर सामाजिक संरचना। और वंशानुक्रम संबंधी सिद्धांत जान लीजिए। वंशानुक्रम के माध्यम से विभिन्न सिद्धांत प्रचलित हैं, जैसे मनोवैज्ञानिकों ने एवं जीव वैज्ञानिकों ने कहा है कि अध्ययन व अनुसंधान के आधार पर विकसित इन्होंने किया है। और इसका संक्षिप्त आप लोग देख सकते हैं, क्या है संक्षिप्त? की विभिन्नता का नियम। ये विभिन्नता का नियम क्या है? जो एमपी टेट 2018 में पूछा गया था। यह नियम इस तथ्य पर आधारित होता है कि बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उसके कुछ भिन्न होते हैं, इसी को ही भिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन। और इस मत का प्रतिपादन डार्विन ने, लेमार्क आदि वैज्ञानिकों ने भी किया है। दूसरा होता है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन नियम के अनुसार क्या होता है? बालक अपने माता पिता की विपरीत गुण प्रदर्शित करता है, ये कहलाता है प्रत्यागमन का नियम। अगला प्रत्यागमन का नियम सोरेनसन ने दिया है। किसने दिया है? सोरेनसन ने दिया है। उन्होंने ये बताया कि माता पिता के विपरीत गुण भी बालक में उत्पन्न होते हैं और इनको ही प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। और ये एमपी टेट पिछले बार वर्ग 3 2022 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। तीसरा आता है आपका बीज कोष की निरंतरता का नियम। यह नियम क्या कहता है दोस्तों? कि बालक को जन्म में देने वाले बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता, यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्रेम्प्लेम्स। इन चीज़ों को आपको फोकस करना है और ध्यान देना है अच्छे तरीके से। आप चलिए सभी लोग क्वेश्चन करेंगे। सभी लोग तैयार हैं? क्वेश्चनों करने के लिए तैयार हैं या कुछ चीज़ें और एडिशनल बताई जाए? चलिए कुछ चीज़ें एडिशनल है उनको भी देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। वंशानुक्रम का सिद्धांत बीज कोषों की निरंतरता का नियम है और इसे बीजमैन द्वारा दिया गया था। ये बीजमैन आपने पढ़ा, पिछली बार पूछा गया था कि वंशानुक्रम सिद्धांत बीज कोषों की निरंतरता का नियम है, किसके द्वारा दिया गया? तो बीजमैन के दिया गया था। प्रश्न पर ही उत्तर दिया गया था, लेकिन काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे। बीज कोषों, बीजमैन के द्वारा, तो प्रश्न पर उत्तर दिया गया था। अर्थात बीज कोष क्या है? बीज कोष बालक को अपने माता पिता से प्राप्त होता है, जिसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है और इसके प्रतिपादक कौन है? बीजमैन है। और इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि पिछली बार 12 से 14 प्रश्न पूछे गए थे। अगला पॉइंट आपको ध्यान देना, समानता का नियम, लॉ ऑफ रिसेम्बल्स। ये क्या दर्शाता है? जैसे माता पिता होते संतान भी वैसे होते, समानता है नहीं बराबर। इसके अनुसार शारीरिक संरचना की दृष्टि से माता पिता की तरह होते हैं। इस मत का समर्थन कौन करते हैं? सोरेनसन करते हैं। अगला आपने पढ़ा होगा मेंडल का नियम। अनुवांशिकी के जनक कौन है? मेंडल है। अगला क्या दर्शाना कि ये मेंडल का नियम क्या दर्शाता है? कि वर्ण संकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या समान रूप की ओर अग्रसर होती हैं, और इस नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया है। हो सकता है अब इस मेंडल के नियम से प्रश्न पूछा जाए, और पूछा जाएगा इस बार वर्ग 3 एग्जाम में मेंडल का पूछा जाएगा। पिछली बार भी पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि अनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम अनुवांशिकी के नियमों की खोज की थी, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। पिछले बार वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है। और एमपी टेट 2018 में इसी टॉपिक से पूछा गया था प्रश्न कि एक प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशानुगत होता है। छठवां पॉइंट इसमें क्या है? ध्यान दीजिएगा कि अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। ये क्या है दोस्तों? होता है, इस नियम का प्रतिपादन किसने किया? लेमार्क ने किया। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो भी गुण अर्जित किए जाते हैं वे उनके द्वारा उत्पन्न संतानों को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, और इसी को ही अर्जित गुणों का संक्रमण कहते हैं। यानी जो आपने अर्जित किया है उसकी बात हो रही। अगला जो प्रश्न है कि डाउन सिंड्रोम, जिसे ट्राइसोमी के नाम से भी जाना जाता है, ये अनुवांशिक विकार होता है जिसे क्रोमोसोम 21 के तीसरी प्रतिलिपि के सभी किसी भी हिस्से की उपस्थिति के कारण होता है। ये पिछली बार पूछा गया था। क्रोमोसोम क्या है? 21वीं की तीसरी प्रतिलिपि के सभी या किसी भी हिस्से की उपस्थिति का कारण हो सकता है। ये सारे नोट्स PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम, फेसबुक पेज और आपके इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए, ताकि सभी आपके नोट्स PDF फाइल मिल सके। और टॉपर नोट्स हमारी आ चुकी है, जो आप व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है अन्य क्लासेज पर और पोस्ट भी है, तो व्हाट्सएप कीजिए, आपको टॉपर नोट्स प्राप्त हो जाएगी। अगला जो पूछा गया था कि फ्रांसिस गाल्टन ने विविधता का सिद्धांत दिया और इसके अनुसार श्रेष्ठता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होती है, ये भी पूछा गया था वर्ग 3 में।
और अगला भी पूछा गया था कि वंशानुगत मोतियाबिंद गर्भावस्था में दौरान कुछ असमानताएं एवं वंशानुक्रम होती। वंशानुगत में जो मोतियाबिंद हो जाता है ये गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, गर्भावस्था में दौरान कुछ असमानताएं और वंशानुक्रम होती है, इसके अकॉर्डिंग होता है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है कि आश्रित वर्गीकरण का नियम अनुवांशिकता के नियम में शामिल नहीं होता है। जो आश्रित वर्गीकरण का नियम है ये अनुवांशिकता में नहीं आएगा। और अगर अनुवांशिकता के शब्द में आश्रित वर्गीकरण आता है तो इसको आपको क्या है, चेंज कर देना है। ठीक है, चलिए अब प्रश्नों की बात कर लेते हैं। प्रश्नों की बात कर लेते हैं जो आपके स्क्रीन पर प्रश्न रहेंगे और ये सारे प्रश्न हम करने वाले हैं। तो आप सभी लोग तैयार हैं? चलिए सभी लोग कमेंट कीजिएगा। टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर बाकी अगली क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पूरी MCQs की क्लास होएगी। तो किस प्रकार के सिद्धांत विकास के अनुभव और अनुवांशिकी के दोनों के योगदान को स्वीकार करते हैं? क्या वह अंतःक्रियावादी सिद्धांत है, क्या वह प्रकृति सिद्धांत है, नियमितवाद का सिद्धांत है या पालन पोषण का सिद्धांत? तो जिस प्रकार से सिद्धांत विकास में अनुभव और अनुवांशिकी दोनों के योगदान को स्वीकार करते हैं वह अंतःक्रियावादी सिद्धांत कहलाता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा अनुवांशिक विकार केवल महिलाओं में पाया जाता है? क्या वह आपका फेनिल कीटोन्यूरिया है या टर्नर सिंड्रोम है या डाउन सिंड्रोम है या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है? MPT 2018 में पूछा गया था, साथ ही साथ वर्ग 3 में भी आया हुआ है। और वर्ग 3 में कब आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कब आया हुआ है? 2022 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि फेनिल केटनुरिया से उत्पन्न बौद्धिक विकलांगता को न्यूनतम किया जाता है, किसके अकॉर्डिंग न्यूनतम किया जाता है? सामाजिक संपर्क, कक्षा शिक्षण, पर्यावरण कारक या प्रगतिशील शिक्षा? सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। साथियों, आपका जो फेनिल केटनुरिया से उत्पन्न बौद्धिक विकलांगता को जो न्यूनतम किया जाता है वह आपका कहलाता है पर्यावरण कारक। जी हाँ, पर्यावरण कारक भी आपका इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि संक्षिप्त शब्द जो होता है ADHD ये किसको दर्शाता है? जो ADHD होता है किसको दर्शाता है? ध्यान अभाव सक्रियता विकार को दर्शाता है। तो विकार को भी ध्यान देना है सभी लोगों को। अगला, छात्रों को कक्षा में लोहे की धातु के उपयोग को सूचीबद्ध करने के लिए कहना और एक शिक्षक को यह जांचने में मदद करेगा कि छात्रों में निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मक क्षमता होती है, और वह क्षमता कहलाती प्रवाह की। रचनात्मक मतलब प्रवाहिता की बात हो रही। तो इन चीज़ों को भी फोकस करना है और समझना है। अगला प्रश्न है कि कोशिका विभाजन में त्रुटि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विकार होता है? आप सभी लोग बताइए, जो कोशिका के विभाजन में त्रुटि के कारण जो आपके विकार होता है वह कौन सा होगा? ये आपको कमेंट करना है। ये MPT में आया हुआ प्रश्न है। अब देखते हैं कितने लोग यहाँ पे सही इसका कमेंट करते हैं। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे बिल्कुल। चलिए यहाँ पे आज हम टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे टोटल। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। शरीर में कोशिकाएं जो मस्तिष्क से और उसके लिए जानकारी का संचालन करती हैं वे क्या होती हैं? प्रजनन कोशिकाएं, मांसपेशी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं या रक्त कोशिकाएं? ये भी MPT में आया हुआ प्रश्न है। तो शरीर में कोशिकाएं जो मस्तिष्क से और उसके जानकारी का संचालन करती हैं वह आपके तंत्रिका कोशिका कहलाती। और अगला प्रश्न क्या इसमें पूछा गया कि किसी की नाक का आकार किसके द्वारा निर्धारित होता है? हमने डिटेल के साथ बताया था। नाक का आकार किसके द्वारा होता है? अनुवांशिकता के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? अनुवांशिकता के कारण। नाक, कान, त्वचा। अगला प्रश्न, भोजन का एक व्यावसायिक विज्ञापन हमारे मुंह में लार का उत्पादन करता है, किसकी वजह से? भोजन के एक व्यावसायिक विज्ञापन होता है जो हमारे मुंह में लार का उत्पन्न करता है, वह क्या होता है? ऑपरेट कंडीशनिंग, प्रतीक अधिगम, क्लासिकल कंडीशनिंग या गुप्त अधिगम होता है। तो यहाँ पे आपका क्या कहलाएगा? क्लासिकल कंडीशनिंग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो आपका दिया गया है वह आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समरूप जुड़वा, आइडेंटिकल ट्विंस की बात हो रही। तो दो अंडों से विकसित होते हैं या कोई भी समरूप अनुवांशिकता नहीं होता, यह समान अनुवांशिकता होती है, आमतौर पर एक दूसरे को कोई समानता नहीं होता। ये MPT में आया हुआ प्रश्न है। सभी लोगों को कमेंट करके बताना कि समरूप जुड़वा यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस कौन सा होगा।
दो अंडों से विकसित होते हैं या कोई भी समरूप आनुवंशिकता नहीं होती है या समान आनुवंशिकता होती है या आमतौर पर एक दूसरे से कोई समानता नहीं है। तो समरूप या जुड़वा आइडेंटिकल ट्विंस की बात हो रही है। तो आप सभी लोगों को कमेंट करना है इसका राइट आंसर क्या है और ये क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना है। 7 to 7:30 में हमारी क्लास होती है डेली PM में। तो ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और इस बार वर्ग 3 एग्जाम को 101% फतेह कीजिए। तो धन्यवाद सभी का, सभी लोगों को जल्दी क्लास अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।